डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट। दोनों में से जो चाहे आप इसे नाम दे सकते हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट से क्या मुराद होती है कि जब आप अकाउंटिंग में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने के लिए एविडेंस के तौर पर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपने अगर मुझे फ़ीस पे की है तो आप फ़ी पे करने के लिए स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि सर मैंने आपको फ़ी पे कर दी है। ये इस बात का एविडेंस है कि आपने फ़ी पे कर दी है। इसी तरीके से अगर हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस की सर्विस प्रोवाइड की है तो हम आपको फ़ी की एक स्लिप जनरेट कर देते हैं कि हाँ जी, हमें आपकी फ़ी रिसीव हो गई है, तो हम एक स्लिप आपको जनरेट कर देते हैं। तो बिज़नेस में भी जो भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, वट जो भी ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इन फ्यूचर कभी अगर हमें इस डॉक्यूमेंट का एविडेंस अगर देखना पड़े तो हमारे पास वो एविडेंस मौजूद हो। सही, समटाइम ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी वैल्यूज़ कुछ और लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखी होती है और बुक्स में आप कुछ और वैल्यू लिख कर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए भी वेरिफिकेशन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल वैल्यूज़ क्या थी और हमने वैल्यूज़ इसके अंदर क्या लिखी। वेरिफिकेशन के लिए किसी भी पर्पज़ के लिए जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बिना जो है वो ट्रांजैक्शन अधूरी सी रह जाती है, मतलब उसका कोई सबूत नहीं है, बाद में आप उसे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग में भी जो भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हम ज़रूर बनाते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले हम डॉक्यूमेंट्स के नाम देख लेते हैं। एक है इनवॉइस, ठीक है, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर चेक है और फिर रिसिट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख कर दिए हैं, इनको मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट कब बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, वो भी तरीका बताऊँगा। अच्छा, साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन समझेगा। साइकिल ऑफ ट्रांजेक्शन से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रांजेक्शन कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ जाकर वो ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या आप कोई सर्विस अगर लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसकी लेते हैं इंक्वायरी। जैसे अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले हमसे ली होगी इंक्वायरी कि सर फ़ीस क्या होगी, कितने डेज़ क्लासेस होती हैं, कब तक कोर्स कंप्लीट होगा और किस टाइम पे क्लास होती है और फला 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 जो भी डिटेल है, कौन टीचर पढ़ाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सब आप डिटेल हमसे ली होगी, यानी इंक्वायरी ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई सामान ख़रीदने जाते हैं बाज़ार से तो भी आप इंक्वायरी लेते हैं कि सामान कितने रुपए का मिलेगा, क्वालिटी क्या है इसकी, कैसे डिलीवर किया जाएगा वगैरह वगैरह। इंक्वायरी, ठीक है। अब जब आप इंक्वायरी लेते हैं तो जो सेलर होता है वो आपको इंक्वायरी में एक रिप्लाई देता है, जवाब देगा कि भाई ये सामान की क्वालिटी ये है, इतने का सामान है, इसकी इतनी वारंटी है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस की इंक्वायरी ली होगी तो हमने भी आपको रिप्लाई में इंक्वायरी में जवाब दिया होगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस इन डेज़ में होती है, इस सब्जेक्ट की क्लासेस होती है, ये टीचर्स पढ़ाते हैं, इतनी फ़ीस है, मंथली फ़ी इतनी है, प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो उसकी फ़ी इतनी है वगैरह वगैरह वगैरह, सारी डिटेल हमने दी। तो रिप्लाई जो हम आपको दे रहे हैं इंक्वायरी का उसे हम कहते हैं कोटेशन, यानी कि जो भी आपने हमसे डिटेल मांगी है उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं कोटेशन की सूरत में। फिर अगर आप हमारी कोटेशन से सेटिस्फाई होते हैं तो आप हमें ऑर्डर देते हैं कि जी सर मैं आपकी गुड्स की क्वालिटी से, इसकी डिस्क्रिप्शन से, इसकी प्राइस से सेटिस्फाई हूँ, या मैं आपकी सर्विसेज की क्वालिटी से, इसकी प्राइस से सेटिस्फाई हूँ, मुझे ये सामान डिलीवर कर दिया जाए या मुझे ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए। इट मीन्स कि आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं सामान बेचने का, इसे हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर, ठीक है। ये तीनों ही जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, मतलब इन तीनों में ही अब तक हमारे बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आपने मुझसे इंक्वायरी मांगी है, ना मेरे पास कुछ आया ना मेरे पास से कुछ किया, मैंने आपको कोटेशन दिया, ना मेरे पास कुछ आया ना मेरे पास से कुछ किया। फिर आपने मुझे सेल्स का ऑर्डर दिया कि सर मुझे ये सामान चाहिए, अब भी मेरे पास ना कुछ आया ना मेरे पास से कुछ किया। तो ये तीनों ही सिर्फ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती है, यानी कुछ भी बुक्स में हमारी लिखा नहीं जाएगा, कुछ डेबिट नहीं किया जाएगा, कुछ क्रेडिट नहीं किया जाएगा। हाँ, अब जब आपने सेल्स ऑर्डर दे दिया कि सर मुझे ये सामान चाहिए, या मुझे ये गुड्स चाहिए, या मुझे ये सर्विसेज चाहिए, तो अब मैं आपको सामान दूंगा, ये सर्विसेज दूंगा। तो जब मैं आपको सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो उसके अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है या क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उस सामान की सेल को या गुड्स की सेल को हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक ट्रांजैक्शन हुई कि भाई मैंने आपको सामान बेच दिया, अब ये है ट्रांजैक्शन, अब ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाएगी। कुछ भी डेबिट या कुछ भी क्रेडिट किया जाएगा वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब गुड्स सेल करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर, क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर को बनाने के लिए मैं आपको या तो गुड्स सेल करूँगा अगर गुड्स मेरे पास है, और अगर सर्विसेज है तो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा।
ठीक है। अगर वो गुड्स आपको समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें से कुछ गुड्स ख़राब निकलती है तो आप मुझे कुछ गुड्स जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो गुड्स जो है वो रिटर्न भी की जा सकती है। जब कुछ गुड्स जो है वो ख़राब निकली, आपने वो रिटर्न कर दी, तो ये भी रिकॉर्ड की जाएगी। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने आपको $1000 की गुड्स सेल की थी, $1000 में से आपने $100 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो अब आपकी तरफ रह जाते हैं $900। तो अब आप मुझे उस $900 की क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, यानी पेमेंट ऑफ गुड्स। जो गुड्स आपने ख़रीदी है अब आप मुझे उसकी पेमेंट करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, कहाँ से साइकिल शुरू हुई और कहाँ पर आकर हमारा जो है वो प्रोसेस एंड हो रहा है, ये पूरा एक साइकिल है, पूरी एक साइकिल है। ठीक है। सबसे पहले इंक्वायरी, फिर कोटेशन, फिर सेल ऑर्डर, ये सब रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसके बाद की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। फिर मैं आपको गुड्स बेचूंगा, ख़राब माल है अगर इन केस, ज़रूरी नहीं ख़राब हो, तो ख़राब माल अगर है तो रिटर्न किया जाएगा और फिर गुड्स की पेमेंट कर दी जाएगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स की तरफ आते हैं कि किस वक्त कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाएगा। ठीक, ये है इनवॉइस, इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इनवॉइस। ये इनवॉइस हम कब बनाते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इनवॉइस हम बनाते हैं जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, यानी जब हम उधार पर सेल करते हैं। कैश पे सेल करते हुए इनवॉइस नहीं बनाते, ये उधार पर सेल करते हुए इनवॉइस बनाई जाती है। अब इस इनवॉइस में क्या क्या लिखा होता है ज़रा वो समझिएगा। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यानी मेरे बिज़नेस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे बिज़नेस का एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पर मेरे बिज़नेस का टेलीफोन नंबर लिखा होगा। यहाँ पर जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, यानी अगर आपको सेल कर रहा हूँ तो आपके बिज़नेस का या आपका नाम लिखा हुआ होगा, नाम और एड्रेस। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर का मतलब है बिल नंबर, जो भी मैं बिल बना रहा हूँ ये बिल का नंबर यहाँ लिखा जाएगा। जिस डेट पर ये बिल बना रहा हूँ वो बिल की डेट लिखी जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, क्या क्या मैंने सेल किया है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी जाएगी। कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है वो क्वांटिटी लिखी जाएगी। एक बुक की प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल बुक्स बेचता हूँ तो एक बुक की प्राइस कितनी है। अगर आप शर्ट सेल करते हैं तो एक शर्ट की प्राइस कितनी है, सही है। शूज़ सेल करते हैं तो एक शू की प्राइस कितनी है, तो यूनिट कॉस्ट लिखी जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद टोटल अमाउंट लिखा जाएगा, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 बुक सेल की है, एक बुक की कॉस्ट जो है वो $20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके बन जाते हैं $100। इसी तरीके से यहाँ पे 10 बुक सेल की हैं, एक बुक की प्राइस है $10, टोटल को मल्टीप्लाई करें तो बन जाते हैं $100, सो ऑन। सबको टोटल करें तो बनते हैं $400। ठीक है। तो ये हो गए टोटल $400 की तमाम चीज़ें, जो भी आपने सामान बेचा या जो भी सर्विसेज बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट बनती है टोटल $400। फिर इस पर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बार्गेनिंग करने से हमें जो डिस्काउंट हासिल होता है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो आपने मुझसे बार्गेनिंग की, मैंने आपको इस पर 10% जो है वो डिस्काउंट दे दिया, या बार्गेनिंग ना भी करें, मेरी पॉलिसी अगर है तो मैं इस पर आपको 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया इस पर 10%। 400 का 10% कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएगा $40। तो 400 में से 40 माइनस करें, बन जाते हैं 360। तो अमाउंट आप जो मुझे पे करेंगे वो 360 पे करेंगे। याद रखिए कि ये बिल कब बन रही है, इनवॉइस कब बन रही है, जब मैं आपको क्रेडिट पर सेल कर रहा हूँ, उधार पर सामान बेचा हूँ, यानी आपने कैश मुझे पे नहीं किया, उधार पर ये सामान बेचा गया अभी। तो ये बिल बनाया गया है $360 का, तो आप मुझे $360 पे करेंगे। एक और बात लिखी हुई है, कैश डिस्काउंट ऑफ 5% इफ़ द अकाउंट इज़ पेड विद इन 21 डेज़। अगर आप ये उधार, अकाउंट मीन्स उधार, अगर आप ये उधार 21 डेज़ के अंदर अंदर पे कर देते हैं तो इस पर आपको मज़ीद 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑलरेडी आपको 10% का डिस्काउंट मिल चुका है, अगर 21 डेज़ में पेमेंट कर देंगे तो आपको इस पर 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उस वक्त जब आप इसकी पेमेंट करेंगे। तो ये है इनवॉइस। ये इनवॉइस कब जनरेट की जाती है, जब आप कस्टमर को सामान सेल करते हैं, ठीक है, या आपने अगर किसी से सामान ख़रीदा है तो वो आपको ये इनवॉइस जो है वो बना कर देगा। तो ये इनवॉइस कब इशू की जाती है, जब आप क्रेडिट पर सेल करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इनवॉइस। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर जो सप्लाई कर रहे हैं, जो माल बेच रहा है, जी हाँ, मेरा नाम और एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ था। नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर आ गया। डेट लिखी हुई है इसमें। डिटेल ऑफ सेल, यानी कि पूरी डिटेल लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन, पूरी वजाहत लिखी हुई है कि क्या बेच रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी में बेच रहा हूँ, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है, डिस्काउंट कितना है, फला फला फला। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी जाती है। तो इसे हम कहते हैं इनवॉइस। कब जनरेट करते हैं, जब आप उधार पर सामान बेचते हैं। ठीक है, आपको याद होगा पीछे मैंने अभी आपको एक प्रोसेस समझाया कि सबसे पहले कस्टमर आपसे इंक्वायरी लेता है, इंक्वायरी के लिए डॉक्यूमेंट बनता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया जाता कहीं पर। उसके बाद कोटेशन आप इशू करते हैं, कोटेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट बनता है लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। फिर कस्टमर आपको सेल्स ऑर्डर देता है, डॉक्यूमेंट बनता है लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब यहाँ से रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट होती है कि कस्टमर को आपने सामान बेचा, तो उसके लिए हम बनाते हैं इनवॉइस। ये रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स में। अब आपके अपनी बुक्स में $360 जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ हम बनाते हैं डेबिट नोट। ये हम नहीं बनाते, ये अब आप बना रहे हैं, सही। अच्छा, ये समझिए कि मैं आपको बुक्स बेच रहा हूँ और आप मुझसे बुक्स ख़रीद रहे हैं, तो मैं बेचने वाला हूँ।
आपका नाम क्या था? आपका नाम था ABC एकेडमी, मेरा नाम क्या था? A फॉर अकाउंटिंग। तो मैंने आपको बुक्स बेची थी अभी पीछे वाली ट्रांजैक्शन में। उस बुक्स में से कुछ बुक्स मिसाल के तौर पर ख़राब निकली, डिफेक्टिव निकली, डैमेज निकली, ख़राब निकली, तो वो गुड्स आप मुझे रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। वापस करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं डेबिट नोट। ये कौन बना इशू करता है? ये इशू करता है कस्टमर। सही है। तो जो आप कस्टमर है मेरे, सही, इशूड बाय कस्टमर, इशूड, ठीक है, इशूड बाय कस्टमर। तो कस्टमर जो था मेरा, उस कस्टमर ने मुझे ये डेबिट नोट बना कर दिया है। वो मुझे डिटेल लिख कर दे रहा है। क्या लिख कर दे रहा है? डेबिट नोट का नंबर लिखा, तारीख लिखा, डिटेल मुझे बता रहा है कि भाई आपने जो मुझे सेकंड ईयर के अनसॉल्व पेपर्स बेचे थे, पीछे 20 बेचे थे हमने, ठीक है, 20 थे या 10 थे, वट एवर, 20 थे मेरे ख्याल से। उसमें से 5 अनसॉल्व पेपर जो है वो मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न करने के लिए हम बनाते हैं, यानी ये जो कस्टमर है वो बनाता है डेबिट नोट। तो आपने मुझे कहा कि 5 अनसॉल्व पेपर मैं आपको वापस कर रहा हूँ। एक की कॉस्ट आपने मुझे लिखी थी $10, तो इसकी अमाउंट कितनी बन जाती है? $50। ये उसकी टोटल प्राइस बन गई। आपने मुझे इस पर 10% डिस्काउंट दिया था, तो 10% इस पर डिस्काउंट निकाल दूँ, ₹5 का डिस्काउंट बन जाता है, तो इसकी प्राइस बन जाती है $45। तो $45 का मैं आपको सामान क्या कर रहा हूँ? वापस कर रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा नहीं आप मुझे क्यों सामान वापस कर रहे हैं, तो आप इसका जवाब देंगे रीज़न फॉर रिटर्न। सर आपने जो सामान बेचा था वो डैमेज था, डैमेज गुड्स, या आपने जो सामान बेचा था वो नहीं था जो मैंने आपसे मांगा था, ठीक है, या आपने जो सामान बेचा था उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा थी, वॉट एवर, कुछ भी रीज़न हो सकता है। यहाँ पर आप रीज़न लिखेंगे कि आप मुझे सामान क्यों रिटर्न कर रहे हैं। तो जब कस्टमर मुझे सामान वापस करता है तो कस्टमर जो मुझे डॉक्यूमेंट बनाकर देगा वो कहलाएगा डेबिट नोट, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि डेबिट नोट हमारे रिकॉर्ड्स में कहीं पर भी नहीं लिखा जाता। आपने जब मुझे नोट बनाकर दिया, आपने सिर्फ मुझे सामान वापस करने की इन्फॉर्मेशन दी है, अभी मैंने कबूल नहीं किया कि हाँ जी ये सामान वापस होगा या नहीं होगा। तो आप सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को मुझे इशू करेंगे, सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ये कबूल करते हैं तो बताइए इसको प्लीज़। तो आपने मुझे $45 का सामान जो है वो रिटर्न किया है, ठीक है। ये कौन इशू करेगा? ये कस्टमर इशू करेगा। किसको इशू करेगा? सप्लायर को, यानी सेलर को, बेचने वाले को इशू करेगा। बेचने वाला इसे देखेगा, पढ़ेगा, अगर वो इससे सेटिस्फाई होता है तो वो आगे प्रोसीड करेगा। अब इसके अंदर क्या बातें लिखी होती है? वही आपका नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, डेट लिखी होगी और डिटेल लिखी होगी, सारी बातें वही जो इन्वॉइस में डिटेल थी वही सारी बातें इसके अंदर भी लिखी जाती हैं। मैं फिर कहता हूँ कि डेबिट नोट सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये आप अभी मुझे कह रहे हैं कि सर ये सामान वापस कर लें, हो सकता है कि मेरी पॉलिसी में ना हो कि नहीं भाई आप तो गलत कह रहे हैं, सामान बिल्कुल सही है, रिटर्न नहीं होगा। तो जब तक मैं इसे कबूल ना कर लूँ तब तक ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपकी बात से सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो सामान वापस किया है वो वाकई वाकई जो है वो डैमेज है, तो मैं आपको उसकी कंफर्मेशन में एक डॉक्यूमेंट इशू करूँगा जिसे मैं कहूँगा क्रेडिट नोट। ये कौन इशू करेगा? इशूड बाय सप्लायर। वहाँ पर इशूज़ लिखा होता है, यहाँ इशूड है बेसिकली, इशूड बाय सप्लायर। सप्लायर कौन? जो बेचने वाला है। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट इशू करूँगा, ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? क्रेडिट नोट इस डॉक्यूमेंट का नाम होगा, सही। इसमें भी मेरा नाम, आपका नाम, क्रेडिट नोट नंबर लिखा होगा, तारीख लिखी होगी और वही डिटेल यहाँ पर दोबारा से लिखी होगी, रीज़न वही लिखा हुआ होगा। अब ये इस बात की ज़मानत है कि जी हाँ मैंने आपकी बात कबूल कर ली कि आपने जो गुड्स मुझे वापस की थी वो बिल्कुल ख़राब थी और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो $45 जो है वो आपके अकाउंट में से जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा मैं क्रेडिट नोट क्यों इशू कर रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है, और आप डेबिट नोट क्यों इशू कर रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है ना। समझिएगा ज़रा मेरी बात को, बहुत लॉजिकल बात है। आपने मुझसे सामान ख़रीदा है उधार पर, ठीक है, तो आपको मुझे पैसे देने हैं। अगर आप मुझे पैसे देने वाले हैं तो आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? ट्रेड पेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही, साथ साथ रहेगा भी बिल्कुल मेरे। तो आपको मुझे पैसे देने के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल आपके लिए क्या है? ट्रेड पेबल आपके लिए है लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जब बढ़ती है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो सर हम रिकॉर्ड करते हैं उसे क्रेडिट साइड पर। तो जिस वक्त मैंने आपको सामान बेचा होगा, आपने मुझसे ख़रीदा होगा, तो आप पर लाइबिलिटी बढ़ी होगी, आपने उसे लिखा होगा क्रेडिट साइड पर। अब वही सामान आप मुझे रिटर्न करने वाले हैं, वापस करने वाले हैं, तो आप पर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम होने वाली है। हुई नहीं है, अभी होने वाली है, लेकिन उम्मीद है हो जाएगी। तो आप पर से लाइबिलिटी कम होने वाली है। तो लाइबिलिटी कम करने के लिए कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? डेबिट साइड पर। इसीलिए आप इशू कर रहे हैं मुझे डेबिट नोट, ठीक है जनाब। और जब मैंने आपको सामान बेचा होगा, सेल किया होगा, ठीक है, उधार पर, तो मुझे आपसे पैसा लेना होगा। पैसे लेने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल मेरे लिए क्या है? एसेट है। जब मैंने आपको उधार पर सामान बेचा होगा तो मेरा उधार आपकी तरफ बढ़ा होगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा होगा।
ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़ता है तो हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड पर। अब अगर आप उसी में से मुझे $45 का सामान रिटर्न कर देते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा ट्रेड रिसीवेबल यानी मेरा उधार जो आपकी तरफ था $360 का, वो उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ट्रेड रिसीवेबल यानी एसेट कम हो जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर। इसीलिए मैं आपको क्या इशू कर रहा हूँ, क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी वही सारी डिटेल लिखी जाएगी जो बाकी पिछले डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी गई थी। तो दोबारा रिपीट करता हूँ भाई, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में क्या फ़र्क है। डेबिट नोट जो है वो ख़रीदने वाला इशू करता है और उसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो सिर्फ एक जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरह से कि भाई ये सामान वापस कर ले, अगर ये वापस कर लेते हैं तो मुझे कन्फर्मेशन इशू कर दीजिए। अब क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, बेचने वाला यानी सेलर इशू करता है। ये इस बात की कन्फर्मेशन होती है कि हाँ जी आपने जो सामान वापस किया वो हम कबूल कर रहे हैं कि आपकी गुड्स जो है वो रिटर्न हो गई है। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ होती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें क्या बात है लिखी हुई है, इसको गौर से समझिएगा भाई, बहुत प्यारी सी बात इसके अंदर लिखी हुई है। मेरा नाम और मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, आपका नाम आपका एड्रेस लिखा हुआ है, डेट है। नॉर्मली इसमें मंथ की लास्ट डेट लिखी जाती है। ठीक है जनाब, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सितंबर 1 को बैलेंस बीडी था। बैलेंस बीडी आपको बताया था मैंने, मंथ के स्टार्ट पे जो बैलेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस बीडी। मंथ के स्टार्ट पे मुझे आपसे पैसे लेने थे। ठीक है, मैंने आपको क्योंकि सामान बेचा है तो मंथ के स्टार्ट पे, इस मंथ के स्टार्ट पे मुझे आपसे पैसे लेने थे $2000। सितंबर 5 को इनवॉइस इशू की गई है। इनवॉइस इशू करने का मतलब ये है कि सितंबर, इनवॉइस कब इशू करते हैं, जब हम सर क्रेडिट पर यानी उधार पर सामान बेचते हैं। जब कैश पे सामान बेचते हैं तो इनवॉइस इशू नहीं की जाती। ठीक है, जब कैश पे सामान बेचते हैं तो डायरेक्ट रिसिट इशू की जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अगर उधार पर सामान बेचा गया है तो इनवॉइस इशू की जाती है। तो इनवॉइस का मतलब ये है कि मैंने आपको उधार पर सामान बेचा, किसको, ABC एकेडमी को। कितने का सामान उधार पर बेचा, $700 का मैंने उधार पर सामान बेचा। कब बेचा, 5 सितंबर को। पुराना उधार कितना था, 2000 का। $700 का मैंने और उधार पर सामान बेचा, तो अब टोटल उधार बैलेंस कितना हो गया आपकी तरफ, $2700। इसके बाद सितंबर 10, सितंबर 10 में लिखा हुआ चेक नंबर 24678। चेक का मतलब ये है कि क्या मैं आपको चेक दूंगा, तो इसका जवाब है नहीं, मैं तो आपको सामान बेच रहा हूँ ना, चेक आप मुझे देंगे। इसका मतलब ये है कि 10 सितंबर को आपने मुझे एक चेक नंबर ये दिया है और जब पैसा देंगे तो आपका उधार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल जब कम हो जाएगा तो मैं कहाँ लिखूंगा उसे, क्रेडिट साइड पर। तो मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिखा क्रेडिट साइड पर। तो अब उधार कितना शो हो रहा है, 2200, क्योंकि 2700 का प्रीवियस उधार था जिसमें से $500 आपने मुझे अगर पे कर दिए, तो अब मुझे आपसे पैसे लेने हैं $2200। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद सितंबर, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है तीन, ये मैंने ऐसी फ़र्ज़ की है। इसके अलावा सितंबर 27 ये मैंने कनेक्ट की है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। सितंबर 27 में अगर आप देखेंगे तो उसमें इनवॉइस नंबर थी 12345, वही इनवॉइस नंबर हमने यहाँ लिखी है। सितंबर 27 में इनवॉइस इशू की है। इनवॉइस इशू करने का मतलब क्या होता है कि हमने कस्टमर को क्रेडिट पर सामान बेचा है। जब क्रेडिट पर सामान बेचा तो कितने का सामान बेचा था हमने, $360 का। जब $360 का सामान क्रेडिट पर बेचूंगा तो उधार फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2200 में $360 को ऐड कर दिया गया तो ये हो गया 2560। फिर सितंबर 30, सितंबर 30 में अभी आप प्रीवियस चेक कीजिएगा तो क्रेडिट नोट इशू किया। मैंने कहा था कि डेबिट नोट की कोई हैसियत नहीं होती, डेबिट नोट कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्रेडिट नोट जो है वो सितंबर 30 को इशू किया गया था, उसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है CN15, और कितना अमाउंट था उसका, $45। वो यहाँ से अब इस अमाउंट में से माइनस हो जाएंगे। तो माइनस करने के बाद अब जो आपके ऊपर फाइनल उधार है मंथ के आखिर में वो है $2515, यानी ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहलाता है। इसका मकसद क्या होता है कि भाई कस्टमर अपनी पूरी डिटेल चेक कर ले, कितना उधार महीने के शुरू में था। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये ट्रेड रिसीवेबल का बेसिकली अकाउंट बना हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होने का मतलब ये है कि कितना उधार आपकी तरफ बढ़ा है। जब सामान बेचूंगा तो उधार बढ़ेगा, जब सामान बेचूंगा तो उधार बढ़ेगा आपका। ठीक है, उधार बढ़ने की सूरत में कहाँ लिखा जाता है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने की सूरत में लिखते हैं डेबिट साइड पर। और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट कब होता है, जब कस्टमर या तो मुझे पेमेंट कर दे या सामान वापस कर दे। तो देखिए 500 की पेमेंट की है चेक के जरिए, तो ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया क्रेडिट साइड पर। और $45 का क्रेडिट नोट है, यानी कि सामान रिटर्न हुआ है तो भी उधार कम हो गया, तो वो भी लिखा गया है क्रेडिट साइड पर। मंथ के स्टार्ट में कितना उधार था, कितना उधार में चेंज आया, वो सब लिखा हुआ है। और इस वक्त महीने के आखिर में कस्टमर को कितना उधार पे करना है वो यहाँ लिखा हुआ है। नीचे वही लाइन लिखी हुई जो पहले लिखी हुई थी। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी पूरे महीने की जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके साथ हुई हैं विद बैलेंसेस, महीने के स्टार्ट में कितना बैलेंस था और महीने के आखिर में कितना बैलेंस है वो भी इसके अंदर शो किया जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर,
मेरा नाम और एड्रेस है, आपका नाम और एड्रेस होगा, डेट होगी कि भाई स्टेटमेंट किस डेट पर इशू की जा रही है। इसके अलावा बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, महीने के स्टार्ट पे जो बैलेंस था वो शो होगा। डिटेल्स ऑफ ट्रेड सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, महीने में कितनी बार ट्रेड सेल्स की गई है, इनवॉइस इसकी डिटेल शो की जाएगी। डिटेल ऑफ ट्रेड नोट इशूड ड्यूरिंग द पीरियड, ट्रेड नोट कितनी बार इशू किया गया उसकी डिटेल होगी, ये रही। डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर से कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो उसकी डिटेल इसके अंदर शामिल होगी। डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर, अगर कोई डिस्काउंट मैंने आपको दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर होगी, ठीक है, फिलहाल वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। और बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड, और महीने के आखिर में कितना बैलेंस है वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये इस बात की ज़मानत है, इस बात को शो करता है कि इस वक्त कस्टमर के ऊपर कितना उधार बाकी है। ये कस्टमर इससे ये भी चेक कर सकता है कि हाँ भाई आप जो मुझे उधार बोल रहे हैं कि भाई इस वक्त कस्टमर पर 2515 का उधार बाकी है, ये क्या वाकई इतना है भी या नहीं है, तो उसे पूरी तरीके से उसे चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब कस्टमर जो है वो मुझे पेमेंट करने वाला है। कस्टमर मुझे पेमेंट करने के लिए क्या बनाता है, कस्टमर मुझे पेमेंट करने के लिए बनाता है भाई चेक, ठीक है। चेक जो है वो कब इशू किया जाता है, जब आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, या आप भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं तो भी आप चेक इशू करते हैं। चेक क्या होता है भाई, चेक के दो हिस्से होते हैं। यहाँ से देखें तो यहाँ से ये डॉटेड लाइंस हैं, गौर से देखिएगा। चेक के हैं दो हिस्से, ये लेफ्ट वाला पोर्शन ये आपके पास रहता है, राइट वाला पोर्शन फाड़ कर आप कस्टमर को सप्लायर को देते हैं, या अगर आप किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो आपको ये पोर्शन जो वो फाड़ कर दे देता है, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि हमने आपको सामान बेचा था, सही है जनाब, तो हमें आपसे पेमेंट रिसीव करनी है। कितनी पेमेंट रिसीव करनी है, $315 की, $315 की पेमेंट रिसीव करनी है। कैसे रिसीव करनी है, $360 का सामान बेचा था मैंने आपको, जी बिल्कुल बेचा था सर, याद रखिएगा इनवॉइस। उसमें से $45 का आपने सामान मुझे वापस कर दिया, जी सर बिल्कुल वापस कर दिया। तो अब आपकी तरफ कितने बाकी रह गए हैं, $315। तो अब आप मुझे उसकी पेमेंट करने वाले हैं, तो मैं आपसे वो पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आप मुझे देंगे चेक, ये आप इशू करेंगे। कौन इशू करेगा, इशूड बाय कस्टमर, कस्टमर इशू करेगा, ये मैं इशू नहीं करूँगा, ये चेक आप मुझे बना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बातें लिखी हैं ज़रा इसको समझिएगा। यहाँ पर आपके बैंक का नाम होगा, मेरे बैंक का नहीं, आपके बैंक का नाम होगा, ठीक है जनाब, क्योंकि आप मुझे ये बना कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपके बैंक का एड्रेस, ब्रांच वगैरह जो भी है वो लिखी हुई होगी। यहाँ पर चेक नंबर होगा, यहाँ पर डेट होगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म में हो सकता है कि बैंक का नाम सेंटर में हो जाए, बिल्कुल मुमकिन है। डेट जो है वो यहाँ पर भी हो सकती है, ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, तो इनकी सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। नीचे आ जाइए पे, ये ऐसे ही होगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इतना, ये हर चेक में ऐसा ही होगा। पे, पे का मतलब है कि आप ये चेक किसको दे रहे हैं, सर ये चेक हम आपको दे रहे हैं, तो आपका नाम यानी मेरा नाम यहाँ लिखा गया है ए फॉर अकाउंटिंग। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जब इसकी फॉर्मेटिंग की गई है तो ये वर्ड जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंटेड है। बाकी जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं इनको अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है ये हैंड रिटन है। तो ये जो हैंड रिटन है इसका मतलब ये चेक पर नहीं लिखा होता, ये आप खुद लिखते हैं, ठीक है जनाब। तो पे का मतलब है किसको आप ये चेक दे रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं। कितने डॉलर्स का चेक दे रहे हैं, तो यहाँ लिखा है $315। यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में आप अमाउंट एंटर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ वो अमाउंट आप वर्ड्स में भी लिखते हैं, $315 ओनली, ये बात आपने यहाँ लिख दी। नीचे यहाँ पर आपके सिग्नेचर होते हैं, आप चेक इशू कर रहे हैं तो आपके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर की पूरी डिटेल होती है, आपका नाम होता है, और नीचे लिखा होता है बिलो, प्लीज़ डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। इस लाइन, ये एक लाइन बनी होती है, इस लाइन के नीचे कुछ भी मत लिखिएगा, ये भी लिखा होता है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल होती है, यहाँ पर आपका चेक नंबर होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, ब्रांच कोड होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। ये सारी बातें आपके लिए समझ से बाहर होती हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर दीजिए, इस चेक पे फोकस कर दीजिए। अब ये हिस्सा फाड़कर आप मुझे दे देंगे, इस हिस्से को हम कहते हैं चेक। ये आपके चेक बुक में ही लगा रह जाता है, इसे हम कहते हैं काउंटर फॉइल। इसमें भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी होती है, चेक नंबर लिखा होता है, किस डेट पर दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बीएफ। बैलेंस बीएफ का मतलब है कि ये चेक देने से पहले आपके बैंक में कितना पैसा मौजूद था। ये चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, इस हिस्से को फिल करना लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसको फिल करें पूरे हिस्से को, चाहे तो इस पूरे हिस्से को ब्लैंक छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल फिल करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके बैलेंस बी एफ लिखा है। बैलेंस बी एफ का मतलब है मंथ के स्टार्ट में आपके बैंक में $2000 थे, फिर पूरे मंथ में आपने बैंक में $500 जो है वो डिपॉजिट करवाए, तो टोटल कितने होगा आपके बैंक में $2500। फिर दिस चेक, इस चेक में आपने मुझे कितने पैसे दिए हैं, इस चेक में आपने मुझे $315 जो है वो इशू किए। तो 2500 में से $315 अगर आप मुझे दे देते हैं तो अब आपके पास बैलेंस सी एफ यानी महीने के आखिर में जो आपके बैंक में पैसा बचना चाहिए वो बचना चाहिए $2185।
ठीक है जनाब। तो जो हिस्सा आप मुझे फाड़ कर दे रहे हैं वो कहलाता है चेक, और जो हिस्सा आप अपनी चेक बुक के अंदर ही लगा छोड़ देते हैं, अपने पास रखते हैं, उससे हम कहते हैं काउंटर फॉइल। तो ये इस बात की ज़मानत है कि आपने मुझे पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब आपने अगर मुझे पेमेंट कर दी है तो मैं इस चेक को रिसीव करूंगा, और रिसीव करने के बदले मैं भी इस बात की ज़मानत दूंगा कि हाँ भाई मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। तो मैं आपको इशू करता हूँ रिसिट। ठीक है, ये रिसिट किस बात की ज़मानत है? ये इस बात की ज़मानत है कि हाँ भाई मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। और ये कौन इशू करेगा? ये मैं इशू करूँगा, यानी सप्लायर इशू करेगा। मैंने आपसे सामान ख़रीदा था, सॉरी बेचा था, तो ये मैं आपको इशू करूँगा। ठीक है जनाब, आपने मुझे चेक दिया, ठीक है, लेकिन ज़मानत नहीं है कि भाई वो चेक मुझ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। मैं आपको उसके अगेंस्ट में रिसिट इशू करूँगा, तो ये इस बात की ज़मानत है कि हाँ मुझे आपका चेक जो है वो रिसीव हो गया। तो यहाँ पर मेरा पूरा नाम और एड्रेस होगा, रिसिट नंबर होगी, डेट होगी, रिसीव्ड दिस सम $315, नंबर में भी और अमाउंट में भी, फ्रॉम ABC अकेडमी बाय चेक। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। मैंने यहाँ पर अपने कैशियर के जो भी हैं या मेरे अपने साइन यहाँ पर कर दिए, और ये मैं आपको इशू कर दूंगा। अब ये इस बात की ज़मानत है कि मुझे आपकी पेमेंट रिसीव हो गई है। अब कल को अगर मैं मुकर जाऊँ कि भाई मुझे तो पैसे मिले ही नहीं आपके, आप मुझे रिसिट लाकर दिखाएंगे, सर ये देखिए आपने रिसिट इशू की थी, तो आपको पेमेंट जो है वो रिसीव हो गई है, इसका मतलब है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर इशू किए जाते हैं। किस डॉक्यूमेंट का क्या पर्पस है, कौन बनाता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स समझ में आ गए होंगे कि किस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है। ये जहन में रखिएगा कि जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जितने भी फॉर्मेट मैंने बनाए हैं, ये तमाम फॉर्मेट फिक्स नहीं है, ये जहन में रखिए। हर कारोबार की डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है। अगर आप गूगल पे लिखें ना, फॉर एग्जांपल आप लिखें कि इनवॉइस टेम्पलेट्स या एम्प्लॉय इनवॉइस सैम्पल्स, तो आपको अलग अलग किस्म के सैम्पल्स नज़र आ जाएंगे। आप बोलेंगे सर आपने तो इसमें ये बनवा दिया, इसके अंदर तो ये है नहीं, ये इसके अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ है आपने बनवाई नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारे अलग अलग किस्म की डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो हर कंपनी अलग अलग किस्म का डिज़ाइन बनाकर इशू कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो हर किस्म का हर चीज़ का एक जैसा डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको एक ऐसे ही फॉर्मेट बताया है कि नॉर्मली इस किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं। अब इसके अंदर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन की जा सकती है, वो डिपेंड करता है भैया आपके कारोबार के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स के मायने मैंने आपको समझा दी, क्या क्या बातें लिखनी ज़रूरी हैं वो ज़रूरी बातें इसके अंदर समझा दी हैं, और किस मकसद के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, वो भी सब कुछ भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। फ़िलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।